हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने राजस्थान के उद्योग। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की एग्रीकल्चर। कृषि, ठीक है। सबसे पहले तो कृषि क्या है, मेनली मानसून पर डिपेंडेंट है, ठीक है। राजस्थान के जिस हिसाब से जो क्लाइमेट है वो कैसा है, आधा तो कैसा है, शुष्क या अर्ध शुष्क भाग है, ठीक है। पानी की कमी है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो कैसी कैसी है, ज़्यादातर मानसून पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ भी कहते हैं, मानसून का जुआ। यदि हम रफली देखें तो लगभग 50 से 55% जनसंख्या किस पर डिपेंडेंट है, खेती पर डिपेंडेंट है। इसलिए कृषि का डेवलप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 50 से 55 लगभग आधी % आबादी जो है हमारी, आधी आबादी किस पर डिपेंडेंट है, खेती पर डिपेंडेंट है। इसलिए क्या होना चाहिए, खेती का विकास होना चाहिए। अगर हम रफली देखें पहले खेती के लिए क्या क्या होना चाहिए, अगर एक रफ डायग्राम देखें खेती के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, ताकि एक थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से खेती डेवलप होगी। 3 चीज़ें, एक तो है सरकार, ठीक है, एक तो क्या है गवर्नमेंट, खेती करने वाला किसान, और तीसरी चीज़ खेती का मतलब प्रकृति, ठीक है। तो इसका ये क्या है, 3 स्टेक होल्डर है, ठीक है। एक तो किसान है, एक खेती है, मतलब प्रकृति भी यूँ नहीं अंधाधुंधी हम क्या करें, फर्टिलाइजर उर्वरक का प्रयोग करें जिससे हमारी पानी भी खराब हो और भूमि भी बंजर हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लस सरकार, तीनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अगर हम बात करें समझने की, तो सबसे पहले खेती के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है, कृषि। सबसे पहले खेती के लिए क्या जरूरी है, खेत। सबसे पहले खेती के लिए क्या जरूरी है, खेत। तो पहले बात करें हम भूमि की, ठीक है। आज की तारीख में क्या है, परिवार हो रहा है। पहले खेती ज़्यादा होती थी, लेकिन परिवार जैसे जैसे बढ़ता गया, खेती की जो जोतों की साइज है वो क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए ज़्यादातर अभी जो किसान पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, छोटे या मझले किसान पाए जाते हैं, ठीक है। सीमांत किसान जिसे कहते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। तो इससे क्या होगा, भूमि की अगर हमारे पास साइज छोटी होगी तो उससे क्या होगा, हम कृषि का, जैसे हम यंत्रों का, मशीनों का आदि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 3 बीघा ज़मीन, एक किसी के पास 50 बीघा ज़मीन है, तो 50 बीघा वाला ज़मीन अच्छे से खेती कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो अच्छे यंत्रों का, मशीनों का आदि का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। इसलिए खेती क्या होना चाहिए, खेती में 2 समस्या है। भूमि में क्या समस्या है कि जो भूमि की नाप है, भूमि की जोतों की संख्या तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जोतों की संख्या तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब भूमि क्या है, अलग अलग लोगों के पास जा रही है, तो जोतों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो साइज है, लैंड की जो एवरेज साइज है वो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। एवरेज साइज क्या है, जो घट रही है। इसमें भी एक और पेच है, भूमि में भी जो भूमि की जो मालिकाना हक है वो ज़्यादातर किसके पास है, पुरुषों के पास है, ठीक है। भूमि का जो मालिकाना हक है ज़्यादातर किसके पास है, पुरुषों के पास है। महिलाओं के पास उतना मालिकाना हक नहीं है, इसलिए उनको लोन वोन लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें कि भूमि से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, तो एक तो साइज कम है, ठीक है। भूमि की क्या है, साइज कम है। अब साइज बढ़ानी पड़ेगी हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम बढ़िया लेवल पर बढ़िया अच्छी तरीके से खेती करें, ताकि हमारा जो सामान है वो एक्सपोर्ट भी हो, निर्यात भी हो, तो हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे चाहिए, हमारा जो लैंड होल्डिंग साइज है, जो हमारा भूमि का आकार है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीमें भी है, जैसे कि सहकारी कृषि, ठीक है। बहुत सारे किसान आपस में आए और वो एक मिलजुल कर एक बड़ा खेत जोत ले और फिर उस पर क्या करें, खेती करें, ताकि वहाँ पर क्या होगा, मशीनों आदि का बढ़िया उपयोग हो पाएगा, वैज्ञानिक तरीके से खेती कर पाएंगे हम, जिससे कि ये सारी चीज़ें, प्रकृति भी बैलेंस रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात करें संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। संविदा कृषि इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिस पर अभी बहुत बवाल मचा हुआ था। जो नए कृषि बिल आए थे उनमें बहुत बवाल मचा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली क्या है, जैसे कि मैकडोनाल्ड को क्या चाहिए, आलू चाहिए, ठीक है।
तो किसान से कांटेक्ट करेगा, भाई मुझे क्या चाहिए, 100 किलो आलू चाहिए, तो वो पहले ही बता देगा भाई मुझे 100 किलो आलू चाहिए, इस क्वालिटी का माल चाहिए और मैं इतने रुपए दूंगा। सपोज करो 10 रुपये किलो मैं बेचूंगा इसको, तो किसान को पहले ही पता चल गया भाई मुझे 10 रुपये किलो मिलने वाला है, तो उससे क्या होगी, उसकी इनकम सिक्योर होगी। सपोज करो आलू का प्रोडक्शन उस साल बहुत बढ़ गया, तो आलू बिक रहे हैं पता लगा 1 रुपये किलो, तो किसान को क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो उसमें एक वो इनकम सिक्योरिटी तो है कि मुझे 10 रुपये किलो तो एटलीस्ट मिलेगा ही सही। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या है, अब बहुत सौ के पास भूमि तो है, लेकिन उनके पास क्या है, नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि भाई ये ज़मीन आपकी है। और जब तक आपके पास भूमि का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जब तक कागजात नहीं है, तब तक बैंक क्या आपको लोन देगा, क्या नहीं देगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, भूमि की क्या होना चाहिए, कागज भी होना चाहिए, यानी कि भूमि का क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। इसलिए इसमें एक और समस्या आती है प्रलेखन की, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और इसके बिना क्या होता है, किसान क्या करते हैं, महाजनों से, साहूकारों से लोन लेते हैं और फिर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसके उनका सारा प्रॉफिट तो क्या चल जाता है, ब्याज चुकाने में चल जाता है। ठीक है, तो ये है भूमि से रिलेटेड। ठीक है, अब सपोज करो ये हमारे पास क्या है, भूमि है। ठीक है, भूमि आ गई। अब भूमि पर सबसे पहले क्या करेंगे, भूमि पर अगर आपको कोई चीज़ बोनी है तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए। ठीक है, लैंड होनी चाहिए। अब लैंड पर आपको कोई भी चीज़ करनी है, सपोज करो आपको गेहूं करने है, तो सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए हमारे पास जुताई आदि चाहिए। जो जुताई आदि भी कैसे होनी चाहिए, मॉडर्न मेथड से होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, मॉडर्न मेथड से, जैसे कृषि यंत्रों का, अच्छे मशीनों का यूज करना चाहिए। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या होना चाहिए, बीज। ठीक है, गेहूं के बीज। तो गेहूं के बीज में जनरली जो समस्या आती है वो क्या आती है कि भारत में जो है सीड रिप्लेसमेंट वैल्यू, यानी कि किसान क्या करता है, जैसे उसने इस बार गेहूं बोए, तो जब अगली बार जब वो गेहूं बोएगा तो इसी फसल को बचा लेगा। सपोज करो उसके 1 बोरी गेहूं की बीज की जरूरत है अगली फसल में, तो वो 1 बोरी जो इस बार पैदा हुए उसको ही क्या कर देगा, वापस से यूज कर लेगा, जिससे क्या होगा, हमारी उत्पादन क्षमता घट जाती है। हमारी जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है, यानी कि हम नए नए प्रकार के बीजों का प्रयोग नहीं करते, जिससे हमारी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बाधित होती है। ठीक है, तो खेती में जो बीज है, अगली चीज़ क्या आएगी, बीज। तो बीज हमें कैसे यूज करना चाहिए, हाइब्रिड बीज यूज करना चाहिए, ताकि हमारी क्या हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। ठीक है, हाइब्रिड बीज, संकर बीज जिसे कहते हैं हाइब्रिड बीज, संकर बीजों का प्रयोग। और ये संकर बीज भी क्या होना चाहिए, हमारे भारत में ही जनरेट हो। ठीक है, जनरली क्या होते हैं, हाइब्रिड बीजों पर किसकी मोनोपोली है, विदेशी गवर्नमेंट की मोनोपोली, विदेशी कंपनियों की मोनोपोली है, जिससे क्या होता है, वो अपना मनचाहा दाम वसूलती है। इसलिए इनका क्या होना चाहिए, भारत में ही उत्पादन हो, ऐसा भी हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद बीज बो दिए। ठीक है, अब बीज के बाद क्या चाहिए, पानी देना पड़ेगा। ठीक है, पानी, बीज के बाद क्या देना पड़ेगा, पानी। हमें पता है कि हमारे मेनली हम किस पर डिपेंडेंट है, बारिश पर। हमारे पास सिंचाई के साधनों की क्या है, कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए, सिंचाई के साधनों का विकास करना चाहिए। ठीक है, सिंचाई साधनों का विकास। एक तो ये बात हो कि भाई सिंचाई साधनों का क्या करे, विकास करे, नए नए डैम बनाए, नए नए नहरें का विकास करे। ठीक है, तो सिंचाई साधनों का विकास होगा। ठीक है, अब जिनके पास, जहाँ पर हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी है, तो हमें क्या चाहिए कि पानी का हम अच्छे से उपयोग भी करें। क्योंकि क्या करेंगे, अगर हम ज़्यादा ट्यूबवेल वगैरह चलाएंगे तो जो हमारे भूमिगत जल है उसकी क्या हो जाएगी, कमी। और एक बार अगर भूमिगत जल पर्टिकुलर एक जगह से खत्म हो गया तो वो वापस से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भूमिगत जल का जो सोर्स मानी जाती है, जैसे कोई पानी की टंकी मान लो आप, पानी की टंकी में आप जो है पानी तो जा रहा है उसमें बूंद बूंद, लेकिन आप निकाल रहे हो किसी बड़े पाइप से, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी की टंकी का सारा पानी खत्म हो जाएगा। तो वो पानी की टंकी जो अंदर बनी होती है उसको कहते हैं एक्वीफर, उसको क्या कहते हैं, एक्वीफर नाम देते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक्वीफर अगर एक बार खत्म हो गए, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, बूंद बूंद पानी रिस का जा रहा है, तो इसको क्या लगता है, काफ़ी समय लगता है। तो एक बार अगर एक्वीफर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, वापस से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि भूमिगत जल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पीने का पानी का मेन रिसोर्स भूमिगत जल भी काफ़ी मायने रखता है। तो हमें क्या चाहिए कि ये एक्वीफर भी रिचार्ज हो। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम भूमि पर क्या बनाएं, छोटे छोटे तालाब या छोटे छोटे क्या बना दे, छोटे छोटे तालाब वगैरह बना दे, जिससे क्या होगा, हम वहाँ पे सिंचाई भी कर सकेंगे और जो हमारा भूमिगत जल है वो भी क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हम पानी का वेस्टेज रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जो फव्वारा पद्धति, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फव्वारा पद्धति आदि। ठीक है, अब हमने क्या दे दिया, बीज भी बो दिया, पानी भी लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात आती है, अब इसके लिए खाद वाद भी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, अब खाद वाद, फर्टिलाइजर।
खाद चाहिए, ठीक है। तो खाद में जो मेन एलिमेंट है वो क्या होते हैं, NPK। क्या आते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनका जो आदर्श रेशियो होता है वो कितना होता है, 4:2:1, ठीक है, 4:2:1। तो एक तो हमें क्या करना चाहिए, जो खाद है वो हम कैसे यूज करें, ऑर्गेनिक खाद यूज करें, गोबर आदि की खाद यूज करें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए ताकि क्या रहे, प्रकृति क्या रहे, संतुलित रहे। हमें कीटनाशकों आदि का प्रयोग क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, दो नुकसान है। एक तो हमारी की जो भूमि की उर्वर क्षमता है वो भी प्रभावित होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, भूमि का जल है, वो भी प्रदूषित होता है, प्लस बीमारियाँ, ठीक है। अगर हम कीटनाशक आदि की युक्त प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो हमारे शरीर पर भी क्या पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, हम ऑर्गेनिक प्रकार की खाद का यूज करें, जैसे केचुआ खाद हो गया, इनका प्रयोग करें, ठीक है। तो खाद से रिलेटेड एक दूसरी बात है NPK। जनरली क्या होता है, किसानों में ये टेंडेंसी दिखाई जाती है कि पूछा जाता है एक दूसरे से, भाई तुमने यूरिया कितना फेंका, वो बोलता है कि भाई मैंने तो 1 बोरी फेंका। तो क्या सामने वाला, क्योंकि यूरिया पे गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है, तो हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं यूरिया का, ठीक है। क्या करते हैं, हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जिससे हमारा भूमिगत जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। और इसी यूरिया के कारण बच्चों में एक बीमारी देखी जाती है जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये छोटे छोटे बच्चों में होने वाली बीमारी है, किसके कारण, यूरिया के कारण होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि हम कैसा उपयोग करें, हमें भूमि में, हमारी भूमि को जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही खाद का यूज करें, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या चलाया, सॉइल हेल्थ कार्ड, पढ़ा था हमने, सॉइल हेल्थ कार्ड, ताकि किसान को पहले ही पता रहे कि भाई मेरी भूमि में इतनी ज़रूरत है, ताकि मैं उतना ही, क्यों, जब सपोज करो मुझे 50 किलो यूरिया की ज़रूरत है और मैं 100 किलो यूरिया डाल रहा हूँ, तो 50 किलो तो मैंने एक्स्ट्रा ही डाल दिया, जिससे मेरा पैसा भी ज़्यादा खर्च हुआ, प्लस भूमि और प्रकृति पर भी क्या पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, ठीक है। और गवर्नमेंट भी काफ़ी सब्सिडी देती है, तो गवर्नमेंट को भी लॉस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे खाद आदि की बात होगी, ठीक है। अब खाद के बाद क्या होगी, बड़ी होगी, अब इसकी कटाई की बात, ठीक है, कटाई वटाई होगी। कटाई के बाद सपोज करो मैंने आलू बोए, ठीक है, आलू बोए, तो एक चीज़ होती है वैल्यू एडिशन। क्या होती है, वैल्यू एडिशन, ठीक है, क्या होती है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, सपोज करो मैंने आलू बोए, तो मैं आलू का ही क्या करूँ, चिप्स भी बना दूँ, ठीक है, उसका फूड प्रोसेसिंग भी कर दूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि 1 किलो आलू की रेट 10 रुपये, जबकि एक चिप्स का पैकेट जिसमें मुश्किल से 10-20 चिप्स आते होंगे, उसके रेट भी कितनी, 10 रुपये। तो उससे क्या होगा, अगर मैं ऐसा कुछ प्रोसेस गवर्नमेंट मेरे साथ कर दे, सपोज करो 10-20, जैसे मेगा फूड पार्क पढ़ा था हमने उद्योग में, वो क्या है, वो इसी टेंडेंसी पर आधारित है कि उस चीज़ की क्या हो जाए, प्रोसेसिंग हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे गाँव के आसपास ही ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, तो गाँव के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो खेती पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उधर भी रोजगार मिल जाएगा उनको, ठीक है। दूसरी बात, जो गाँव से माइग्रेशन होता है, गाँव से लोग कहाँ आते हैं, शहरों की ओर आते हैं, क्यों आते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल की वजह से, काम धंधे की वजह से, तो माइग्रेशन भी क्या होगा, रुकेगा। अब शहरों में माइग्रेशन का क्या नुकसान है, जब लोग यहाँ से यहाँ माइग्रेशन करते हैं, सपोज करो यहाँ कैपेसिटी है शहर की 100 लोगों को पालने की, अब माइग्रेशन होकर 50 और एक्स्ट्रा आ गए, तो अब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज तो क्या है, कम। इससे क्या होती है, जो मलिन बस्तियाँ, जो स्लम एरिया देखते हैं, वो इसी के कारण डेवलप होता है। अगर ऐसी सुविधाएं हमें यहाँ पर ही मिल जाएगी तो ये माइग्रेशन भी कम होगा, और यहाँ की रूरल इकोनॉमी भी क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, रूरल इकोनॉमी भी क्या होगी, अच्छे से ग्रो होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि सपोज करो किसान ने पैदा तो कर लिया, अभी भाव अच्छा नहीं है, तो उसे क्या होना चाहिए कि वो अपने सामान को कहीं रख भी सके। तो इसके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्टोरेज की फैसिलिटी भी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गया, भले थोड़े बहुत चार्ज ले ले, लेकिन उसे कुछ समय के लिए रख सके। तो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कोल्ड स्टोरेज वगैरह का क्या होना चाहिए, अच्छी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह की क्या होनी चाहिए, अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अब दूसरी बात, सपोज करो कोटा का कोई किसान है, ठीक है, अब यहाँ पर उसको गेहूँ के दाम मिल रहे हैं सपोज करो 20 रुपये किलो, ठीक है। यही मैं चल जाऊँ कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में गेहूँ के दाम है सपोज करो 25 रुपये किलो, ठीक है। अब कोटा का किसान यहाँ तो बेच नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे हर्डल है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक चीज़ चलाई है कि डिजिटली आपका सामान क्या हो जाए, बिक जाए, सब चीज़ें क्या आ जाए ऑनलाइन, कि भाई कोटा का एक किसान है, ये इतना रुपए में सामान बेच रहा है। सपोज करो यहाँ कर्नाटक के किसी आदमी को चाहिए, अब यहाँ 25 में मिल रहा है, अगर यहाँ का किसान उसे 22 में दे दे तो इसको भी फायदा है, उसको भी फायदा है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या चलाया था, ई नाम, इसका ई नाम जिसको कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सभी मंडियों को क्या कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है। ये ई नाम इसी के लिए, ताकि उनको अपनी उपज का क्या मिल जाए, सही मूल्य मिल जाए, ठीक है।
अब दूसरी बात हम देखते हैं कि किसान अपना सामान जाता है मंडी में बेचने, तो मंडी में क्या होता है, कार्टल बने होते हैं कि हम 10 रुपये किलो से ज़्यादा देंगे ही नहीं। व्यापारी क्या बना लेते हैं, कार्टल बना लेते हैं, ठीक है। तो कार्टल को तोड़ने के लिए भी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, बेनिफिशियल है। अब मंडी क्या होती है, जनरली दूर होती है, ठीक है। सपोज करो किसी से 20 किलोमीटर दूर मंडी है, 20 या 30-40 किलोमीटर दूर मंडी है। कोई 5 बीघा वाला किसान है जिसके 5 बीघा का गेहूँ किया, अब क्या वो अपना माल लेके यहाँ पे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह इनका बहुत सारा खर्च आ जाएगा उसका। तो क्या होगा, अपना यहाँ लोकल व्यापारी को भेज देगा, जो छोटे मोटे व्यापारी बने होते हैं लोकल एरिया में, उनको भेज देगा, जिससे इसको क्या होगा, प्रॉपर दाम नहीं मिल पाएगा, ठीक है, प्रॉपर दाम नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी शुरुआत की है, जैसे जो हाट बढ़ते थे गांव में, जो हाट बढ़ते थे उनको क्या कर दिया, छोटी छोटी मंडियों में तब्दील कर दिया, ठीक है, ताकि उनको वो क्या है, हाट तो सभी जगह भरेंगे, लोकल एरिया में भरेंगे, तो अपना माल वहीं पर बेच देगा, जिससे उसको क्या होगा, उपज का सही मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी उपज का सही मूल्य की बात होगी। फूड प्रोसेसिंग भी देख लिया हमने। अब सपोज करो ये भूमि भी है अपने पास, ठीक है, सब काम है, पानी नहीं बरसा, क्या होगा, पानी ही नहीं बरसा, तो क्या वो कुछ भी बीज की बुआई कुछ भी कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर उसने सब, जैसे अभी सोयाबीन तैयार है लेकिन पानी बरस गया, ठीक है, क्या होगी, फसल चौपट होगी। तो दोनों ही चीज़ों में उसे क्या चाहिए, इंश्योरेंस, क्या चाहिए, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होगा तो दोनों ही चीज़ों में क्या होगी, उसको फायदा मिल जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। ये किस लिए, लेकिन इसका क्या होना चाहिए, सही से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसके क्या है, सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता पीएम फसल बीमा योजना का, तो इससे क्या होगा, उसका एक इनकम लेवल भी फिक्स रहेगा। अगर बीमा मिल जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। दूसरी बात, एक 2,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, 6,000 रुपये पर ईयर की भी स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, ताकि एक थोड़ा सा फाइनेंशियली क्या मिल जाए, उनको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। इसको क्या नाम दिया है, पीएम सम्मान निधि। क्या नाम दिया है इसको, पीएम सम्मान निधि। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनको क्या मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 रुपये पर ईयर का क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है खेती में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वापस से। खेती के प्रकार देख लो पहले, है ना, खेती के प्रकार मतलब अलग अलग जिस हिसाब से फसल होती है उसके हिसाब से क्या है, अलग अलग नाम है। पहला देखें हम मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब क्या है, अगर मैं किसी खेत में एक साल में एक ही फसल ले रहा हूँ तो उसको क्या कहेंगे, मोनोकल्चर, ठीक है। डिओकल्चर, अगर मैं 2 फसल ले रहा हूँ एक साल में तो उसको क्या कहेंगे, डिओकल्चर, ठीक है। ओलिगोकल्चर, अगर मैं 3 फसल ले रहा हूँ एक साल में एक ही खेत से तो उसको क्या कहेंगे, ओलिगोकल्चर। चौथा आता है रिले कल्चर, अगर मैं 4 फसल ले रहा हूँ एक साल में एक खेत से तो उसको क्या कहेंगे, रिले कल्चर। तो ये दोनों डेफिनेशन क्या है, काम की है, क्योंकि यहाँ तो नाम से पता चल जाएगा, मोनो का मतलब होता है एक, डिओ का मतलब होता है 2। अगर मैं एक साल में एक फसल ले रहा हूँ तो मोनोकल्चर, और 2 ले रहा हूँ तो डिओकल्चर, 3 ले रहा हूँ तो ओलिगोकल्चर, और 4 ले रहा हूँ तो रिले कल्चर, ठीक है। पूछ ले सकता है कि रिले कल्चर क्या है। यहाँ लिख रहे ना 3 फसल, और यहाँ लिख लेना 4 फसल, ठीक है। यहाँ 3 फसल और यहाँ पर 4 फसल। अगली बात आती है, एक चीज़ आती है मिक्स्ड फार्मिंग। क्या आती है, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है कि मैं खेती भी कर लूँ और साथ में क्या होता है, पशु भी पाल लूँ, उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। खेती प्लस पशु, इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। और मिक्स्ड फार्मिंग जनरली कहाँ पर की जाती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है। तो ताकि वहाँ पर क्या होता है, जैसे शुष्क और अर्धशुष्क, जो पश्चिमी राजस्थान वाला इलाका है वहाँ पर इस प्रकार की खेती क्या है, ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो ये है मिक्स्ड फार्मिंग।
अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ से क्वेश्चन की प्रॉपर संभावना है उसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि, या उसे कहते हैं स्लेश या बर्न एग्रीकल्चर। स्थानांतरित कृषि या अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये जनरली किसके द्वारा की जाती है? ये जंगली एरियो में ज़्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पर क्या है जंगल टाइप है वहाँ पर ज़्यादा होती है। और किसके ज़्यादा की जाती है? ट्राइबल एरिया के द्वारा ज़्यादा की जाती है। तो जहाँ पर भी ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर भी थोड़ा जंगली इलाका है, वहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार की खेती की जाती है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एरिया को चुना जाता है, वहाँ के सारे पेड़ काट दिए जाते हैं और उस स्थान पर खेती की जाती है, ठीक है। स्लेश का मतलब है काटना और बर्न का मतलब है जलाना, ठीक है। फिर उस स्थान पर खेती करते हैं तो 2-3 साल तक उस स्थान पर खेती करते हैं, फिर नए स्थान पर चले जाते हैं। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस प्रकार की जो खेती है वो क्या है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अगर इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होती है कहाँ पर होती है? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। कहाँ पर होती है? नॉर्थ ईस्ट में। जो उत्तर पूर्वी भारत है, जो हमारा असम वाला इलाका है, जैसे देख ले मणिपुर, मेघालय, मिजोरम वाला इलाका है, इधर ज़्यादा होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? तो इस स्थानांतरित कृषि का नाम है वालरा। क्या नाम है? वालरा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, क्या राजस्थान में स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? तो वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं, ठीक है। अब वालरा भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है दजिया और दूसरी होती है चीमाता प्रकार, ठीक है। एक तो होती है दजिया और दूसरी होती है चीमाता। माता जी कहाँ पर रहती है? पहाड़ों पर, ठीक है। माता जी कहाँ रहती है? पहाड़ों पर। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर स्थानांतरित और बर्न एग्रीकल्चर की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है, तो उसको तो क्या कहते हैं? चीमाता। अगर यही मैदानी क्षेत्रों में की जाती है तो इसको कहते हैं दजिया, ठीक है। अगर मैदानी क्षेत्रों में की जाती है तो इसको क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं, ठीक है। तो वालरा क्या है? राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। इसके 2 टाइप है, दजिया और चीमाता। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाएगी तो चीमाता और मैदानी क्षेत्रों में की जाएगी तो दजिया। अब ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति इस प्रकार की खेती सबसे ज़्यादा करती है? तो कौन सी करती है? भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति इस प्रकार की खेती सबसे ज़्यादा करती है। ये क्वेश्चन अभी वीडियो में भी आया है, वीडियो 2021 में आया है कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं, ठीक है। या वालरा क्या है? सिंपल ऐसे भी पूछ सकता है कि वालरा क्या है? तो वालरा क्या है? स्थानांतरित कृषि है। या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी दे देता है, कर्तन और दहन कृषि, ठीक है। 2 प्रकार है, दजिया और चीमाता। माता जो पहाड़ी क्षेत्रों में और दजिया जो मैदानी क्षेत्रों में। कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो भील जनजाति के द्वारा सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो मोनोकल्चर, अगर मैं साल में एक ही फसल ले रहा हूँ तो उसको क्या कहेंगे? मोनोकल्चर। 2 ले रहा हूँ तो डिओकल्चर, 3 ले रहा हूँ तो ओलिगोकल्चर और 4 ले रहा हूँ तो रिले कल्चर, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? अगर मैं खेती के साथ साथ पशुपालन भी करूँ, ये जनरली जहाँ उस एरिया में ज़्यादा होती है जहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर इस प्रकार की खेती ज़्यादा प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि ये मेनली कहाँ पर होती है? जहाँ पर थोड़ा जंगली इलाका ज़्यादा है, जहाँ पर ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उनके द्वारा क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि वो क्या है, आदिवासी प्रकृति के पुराने मेथड को ही क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार की खेती की जाती है, उसको कहते हैं स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। राजस्थान में इसको वालरा कहते हैं, ठीक है। भील जनजाति द्वारा सबसे ज़्यादा की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में इसे दजिया कहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में चीमाता। भारत के संदर्भ में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। उत्तर पूर्वी भारत में भी नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। उत्तरी पूर्वी भारत में इसको कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन। क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। पूछ ले झूमिंग कृषि क्या है, तो ये वो भी क्या है, स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये झूमिंग कृषि। अब फसलों को कौन से मौसम में बोएंगे, तो बुआई के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बुआई के आधार पर कितने प्रकार में बांटे हैं हम खेती को? 3 प्रकार में, रबी, खरीफ और जायद फसलें, ठीक है। बुआई के आधार पर हम सारी चीज़ें यहाँ पर ही देख लेंगे, ठीक है। अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग नहीं देखेंगे कि भाई इसमें कम तापमान होना चाहिए, इसमें ज़्यादा, क्योंकि आप एग्जैक्ट टेम्परेचर याद नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जैक्ट टेम्परेचर थोड़ी याद करोगे आप कि इसके लिए पर्टिकुलर 20 डिग्री होना चाहिए, 22 डिग्री होना चाहिए। अपना एक आइडिया लेकर चलेंगे, ठीक है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल,
जायद फसलें। अगर मैं बात करूं खरीफ की फसलों की, खरीफ की फसलों जो है मानसून के स्टार्टिंग में बोई जाती है, ठीक है। अगर महीने की बात करें तो कब बोई जाती है, बेसिकली जून जुलाई के आसपास, ठीक है। इस प्रकार की फसलें कब बोई जाती है, जून जुलाई के आसपास। बुआई जून जुलाई, और काटी कब जाती है, सितंबर अक्टूबर के आसपास, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के आसपास क्या होती है इनकी कटाई। अब ये पौधे कैसे, इस समय क्या होती है, गर्मी होती है, बेसिकली क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें जून जुलाई के आसपास, सितंबर अक्टूबर लगभग कैसा महीना है, गर्मी का महीना है। तो ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए, कम तापमान चाहिए। क्या चाहिए, कम तापमान चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें क्या चाहिए, कम गर्मी चाहिए। तो इन्हें कहते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट। क्या कहते हैं इन्हें, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है इन्हें क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश कम चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य का प्रकाश क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहेंगे, शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे। ये समझ में आ गई, बुआई कब होगी और सितंबर अक्टूबर में कटाई होगी। अब आप मुझे बताओ, अगर हम ऐसी फसलों को बोएंगे तो बुआई के समय क्या रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और कटाई के समय टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। हो गया क्लियर। अब हम अलग अलग फसल का नहीं पढ़ेंगे कि भाई इस समय इतना तापमान होना चाहिए, इस समय अगर खरीफ की फसल है तो बेसिकली ज़्यादा तापमान चाहिए, ठीक है, और रबी की फसल है तो तापमान कम चाहिए, ठीक है। अब जैसे रबी की फसल को हम काटेंगे तो मार्च अप्रैल आ जाएगा, लगभग मार्च अप्रैल आ जाएगा, तो मार्च अप्रैल में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा, तो इसमें बुआई के समय तापमान कम हो जाएगा और कटाई के समय तापमान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रबी की फसल है तो इस समय क्या होगा, सूर्य का प्रकाश कम रहेगा, तो इन्हें क्या चाहिए, ज़्यादा सनलाइट चाहिए, तो ये कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग डे प्लांट हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब यही है कि इन्हें कितनी देर सनलाइट चाहिए, तो इन्हें ज़्यादा टाइम के लिए सनलाइट चाहिए, ज़्यादा प्रकाश। अगर हम बुआई की बात करें, यहीं से आ जाएगा प्रश्न, ठीक है। बुआई और कटाई, बुआई की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर, और कटाई की अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा कि बुआई के समय तापमान कम चाहिए, जबकि पकने के समय तापमान क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। जो जायद की फसलें ये कैसी होती है, दोनों के बीच के पीरियड में, ठीक है। जनरली कैसी होती है, मई जून में। मई जून में जो हमारे जो आती है, जैसे ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, वो कैसी फसलों में आ जाती है, जायद फसलें में आ जाती है, ठीक है। समय मई जून से जून जुलाई। छोटे किसान जनरली इस प्रकार की फसलें ज़्यादा किया करते हैं, जायद फसलें, जो जिनके पास छोटे छोटे खेत है, 1 बीघा से भी किसके पास कम खेत है या 1 बीघा के आसपास है, तो वो कैसे फसलें करते हैं, जायद फसलें, तभी तो उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा इतने से खेत का, ठीक है। अगर उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो क्या है, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये सब किस में आएंगे, जायद फसलों में आएंगे, ठीक है। अब रबी फसल, यहाँ पर आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, या निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो जो मोटी फसलें वो तो लगभग सभी को याद रहती है, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा, जो नाम आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम उदाहरण देखें, उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अनाज, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, अनाज। अनाज की बात करें तो गेहूँ, जौ, ठीक है। गेहूँ, जौ, ये कैसा है, अनाज है, ठीक है, अनाज। अब दालें, ठीक है, क्या देखेंगे, दालें। दालें में क्या आ जाएगा, चना, सबसे ज़्यादा लगभग 90% क्या होता है रबी की फसल में, चना। ज़्यादातर जो दालें होती है वो कैसे मौसम में होती है, खरीफ की मौसम में। इधर एक ही दाल आएगी, चना, चना और मटर, जिसमें भी 90% क्या आ जाएगी, चना आ जाएगी, ठीक है। चना और मटर, दाल, ठीक है। अब तेल की भी बात करें, अनाज आ गया हमारे पास, दाल भी बन रही है, तो क्या चाहिए उसके लिए, तेल भी चाहिए, ठीक है। तेल किस किस का चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, मेनली तो सरसों, ठीक है। मेनली क्या आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। एक और आता है अलसी, ठीक है। अलसी भी इसी मौसम की है, और अलसी भी क्या है, तेल है, ठीक है। तो अलसी से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अलसी क्या है, थोड़ा इररिलेवेंट सा है, ठीक है। अलसी को हम ज़्यादातर ध्यान नहीं रखते भाई कौन से मौसम में आएगी, तो अलसी हो सकता है, जो भी बहुत कम ध्यान रहता है, तो जो और अलसी पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। तेल आ गया साहब। अब क्या चाहिए, दाल बनाने के लिए मसाले भी चाहिए, ठीक है। मसालों की बात करें
तो अदरक, लहसुन, जीरा, हल्दी, मेथी, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे? मसालों में, ठीक है। मसाले भी आ गए। अब मसाले आ गए, अब ठीक है साहब, मसाले भी आएंगे। अब अभी तैयार हो रही है चीज़ें, तो तब तक क्या कर लें हम, थोड़ा सुट्टा उट्टा मार लेते हैं, ठीक है। तो क्या चाहिए उसके लिए? मादक पदार्थ, ठीक है। मादक पदार्थ में क्या आएगा? तंबाकू और अफीम, ये आएगा मादक पदार्थ, ठीक है। अब दाल वाल बन गई, खा भी ली। अब सुबह क्या हो गया? पेट खराब, ठीक है। सुबह क्या हो गया? पेट खराब। तो पेट को अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? ये सब गोल। क्या चाहिए? ये सब गोल। तो ये सब गोल भी कैसी फसल है? रबी की फसल है। तो ठीक है, आपको कहाँ का ध्यान रखना है? तंबाकू, अफीम, ये सब गोल, ठीक है। और अलसी और जौ, इन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जनरली और चीज़ें तो हमें पता रहती है कि कौन सी फसल कब होगी। अब इसके अलावा जो भी फसल है वो किधर आ जाएगी? खरीफ में। तो आपको एक तरफ की फसलें याद करनी है और दूसरी तरफ की याद रह जाएगी, ठीक है। फिर भी देख लो इधर उदाहरण, चावल, ठीक है। लगभग सभी दालें, सभी दालें, चना और मटर को छोड़ दें तो, जैसे कि उड़द, मूंग, मोठ, ये सब किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी, ठीक है। अरहर। ध्यान रखना, जो भी सभी दालें हैं वो क्या करती है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। इसलिए दालें कैसी मानी जाती है? भूमि के लिए अच्छी मानी जाती है। अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। ये आती है लेग्यूम फसलों में। किसमें आती है दालें? लेग्यूम फसलें। जनरली हमारे पास जो नाइट्रोजन का एकमात्र रिसोर्स है वो क्या है? वातावरणीय नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जो हम दालें वाली फसलें बोते हैं तो उसमें पाया जाता है एक राइजोबियम नाम का। क्या पाया जाता है? राइजोबियम नाम का पाया जाता है उसकी जड़ों में। दालों वाली जो फसलों की जड़ें हैं उनमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम। तो जो ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसके स्थिरीकरण में मदद करता है, जो कि भूमि में क्या करते हैं? नाइट्रोजन की पर्याप्त पूर्ति करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन ये सब क्या है? भूमि के लिए अच्छी मानी जाती है, केवल अरहर को छोड़कर। अरहर क्या करती है? प्रोडक्टिव क्षमता, भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती नहीं है, ठीक है। सभी दालें बढ़ाती है, केवल अरहर को छोड़कर, ठीक है। तो अरहर ध्यान रख लेना एक बार, अरहर नहीं बढ़ाती, बाकी लगभग सभी दालें या सभी जो दलहनी फसलें वो सब क्या बढ़ाती है। जैसे सोयाबीन की बात कर लें हम, मटर की बात कर लें, चना की बात करें, ये सब क्या करती है? लगभग उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करती है। इसके बाद गन्ना, कपास, जूट, अरंडी, सूरजमुखी, ये सब किधर आ जाएगी? खरीफ फसलों में आ जाएगी, ठीक है। तो ये खरीफ होगी, रबी होगी और जायद होगी। रबी ध्यान रख लेना, खरीफ ऑटोमेटिक ध्यान रह जाएगी, ठीक है। इनमें भी मोटी मोटी ये ध्यान रख लेना, कपास, जूट, अरंडी, सूरजमुखी, ठीक है। इनमें जनरली पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये है हमारी बुआई के आधार पर खेती के प्रकार, ठीक है। लिखो, ठीक है। जायद फसलें जो कि मेनली गर्मी में बोई जाती है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ये सब। अब इनका और भी नाम है, ठीक है। रबी की फसल, जिस हिसाब से इनकी कटाई होगी उसी हिसाब से इनका नाम भी हो जाएगा। तो रबी फसलों को ही और कहते हैं अपन, क्योंकि इधर क्या आ जाती है? गर्मी। गर्मी को हम देसी भाषा में कहते हैं उनालू, ठीक है। तो इधर तो आ जाएगी उनालू, और इधर सर्दी के आसपास का मौसम है, इसलिए इसे कह देते हैं शालू। और फसलें लिखना चाहो तो लिख लेना, इसमें बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। एक बात और ध्यान रख लेना, जो सोयाबीन है वो क्या है? दलहन भी है और तिलहन भी, ठीक है। सोयाबीन क्या है? दलहन भी है और तिलहन की। सोयाबीन की दाल भी बनती है और तेल भी निकाला जाता है, तो दोनों में आ जाती है, दलहन भी और तिलहन भी। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। हो सके डायरेक्ट पूछ ले और हो सके इनडायरेक्ट पूछ ले कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है और निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, या फिर इनडायरेक्ट रूप से पूछ ले, जैसे कि मावट से लाभान्वित होने वाली फसलें कौन सी है। तो मावट से कौन लाभान्वित होगी? जनरली सर्दी वाली फसलें। सर्दी वाली फसलें मतलब रबी की फसलें। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? जो खरीफ वाली फसल होगी वो हट जाएगा, ठीक है।
अब देखेंगे जो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है, आता भी है यहाँ से, कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेट जोन, ठीक है। अलग अलग राजस्थान को क्या है, अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। वो किस आधार पर बनाते हैं वो कृषि जलवायु प्रदेश, वो बनाते हैं कि किस प्रकार की हम फसल बो रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार की हम फसल बो रहे हैं, किस प्रकार की मिट्टी है, कितनी वर्षा होती है, सिंचित क्षेत्र है या असिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है या असिंचित क्षेत्र है, इन सभी को कंसीडर करके क्या बनाते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। या तो सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो कितनों में बांटा गया है, 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आधार क्या होते हैं, किस प्रकार की फसल बो रहे, किस प्रकार की मिट्टी है, ठीक है, वर्षा होती है या नहीं होती है, सिंचित क्षेत्र है या असिंचित क्षेत्र है, मिट्टी कौन सी है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर मेनली कंसिडर किए जाते हैं जब आप क्लाइमेटिक जोन बनाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये कृषि जलवायु प्रदेश आपको याद रखने हैं, इनका रीजन भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलर दे देगा कि कौन सा जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो पहले देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम, पहला आएगा हमारे शुष्क पश्चिमी प्रदेश। नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी प्रदेश, ठीक है। शुष्क पश्चिमी प्रदेश, एक तो इनका बड़ा नाम आएगा, एक आएगा छोटा नाम, ठीक है। एक तो आएगा बड़ा नाम, एक आएगा छोटा नाम, ठीक है। छोटा नाम क्या आएगा इसमें, 1A, ठीक है। छोटा नाम क्या आएगा, 1A। और ऑप्शन में भी जो आएगा वो ज़्यादातर कैसा नाम आएगा, छोटा नाम आएगा, 1A आएगा, ठीक है। पूछ लेगा कि 1A में कौन कौन से ज़िले हैं, तो इसमें 2 ज़िले मेनली कंसिडर किए जाते हैं। एक तो आता है अपने जोधपुर, एक तो आता है जोधपुर और एक आता है बाड़मेर, ठीक है। एक तो आता है जोधपुर और एक आता है बाड़मेर, जिले ध्यान रखने हैं, ठीक है। जोधपुर और बाड़मेर किस में आएगा, 1A। इसका पूरा नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी प्रदेश। वर्षा देख लो यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, 20 से 37 सेंटीमीटर, ठीक है। mm में देगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, जिसमें मिलीमीटर में आ जाएगा। 20 से 37 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर मेरे से मिट्टी पूछ ले तो कैसी मिट्टी आ जाएगी, यहाँ पर मिट्टियाँ पड़ के आए हैं यहाँ पर, कैसी मिट्टी आ जाएगी, मरुस्थली मिट्टी आ जाएगी या बालुई मिट्टी आ जाएगी, ठीक है। आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर होगी, तो आप बता सकते हो खरीफ की फसल होगी या रबी की फसल होगी, ठीक है। रबी की फसलों में भी क्या होगी, जनरली गेहूँ के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। अगर सिंचित क्षेत्र होगा, सिंचित क्षेत्र होगा, बाड़मेर आ गया, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर से बेनिफिट होने वाला है। साथ में हमने देखा था कि जब हम नहरें पढ़ रहे थे तो नर्मदा नहर से भी लाभान्वित होता है बाड़मेर। तो अगर पानी की सिंचाई, पानी की सुविधा है तो गेहूँ वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। चावल तो क्या है, ज़्यादा पानी चाहिए तो चावल तो नहीं होंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से फसलें हो जाएंगी। तो हमें तो क्या कंसिडर करना है, हमें क्या देखना है, लोकेशन देखनी है, ठीक है। तो क्या आएगी, जोधपुर बाड़मेर। बाकी हम मिट्टियाँ पढ़ के आ चुके, ठीक है। तो जोधपुर और बाड़मेर किस में आ जाएगा, 1A। वर्षा की बात करें तो 20 से 37 सेंटीमीटर वर्षा होगी, ठीक है। दूसरा देखो, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। अब इसकी जलवायु तो है तो शुष्क, लेकिन यहाँ पर सिंचाई के साधनों की अवेलेबिलिटी है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। इसको कह देंगे हम सेकंड A, ठीक है। इसको क्या नाम दे देंगे हम, सेकंड A। और इसमें 2 मेन क्षेत्र आएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। क्या क्या आ जाएंगे इसमें, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो सेकंड A में क्या क्या आ जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाएंगे। अगर वर्षा की बात करें हम, वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा तो कितनी होती है, कमी होती है, 10 से 35 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर नहरों, जैसे इधर गंगा नहर भी है, इंदिरा गांधी नहर भी है, ठीक है। तो इन सारे नहरों से इधर लाभान्वित होती है, बागड़ा नहर से भी लाभान्वित होती है। तो यहाँ पर क्या है, सिंचाई के साधनों का विकास है, इसलिए यहाँ पर चावल आदि फसलें हो जाया करती है, ठीक है, क्योंकि पानी की अच्छा। यहाँ पर हमने देखा था नहरी क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ लवणीय मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो हमने 2 क्षेत्र देख लिए, 1A में आ जाएगा जोधपुर बाड़मेर और दूसरे में आ जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। 1A 2A, बड़ा नाम भी देख लेना और छोटा नाम से ही क्वेश्चन आएगा वैसे ज़्यादा। तो एक तो हो गया हमारा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, एक हो गया शुष्क पश्चिमी प्रदेश हो गया, ठीक है। अब तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं।
तीसरे का जो नाम है उच्च शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश। उच्च शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश, यानी कि शुष्कता तो क्या है, उच्च है, और जो सिंचित साधन है, जो सिंचाई के साधन है, वो भी क्या है, सीमित है। इसको नाम दे दिया हमने थर्ड ए। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया हमने, थर्ड ए। अब इसमें आ जाएगा जेसीबी। इसमें क्या आएगा, जेसीबी। यहाँ से चलो, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, थर्ड ए में। ठीक है, तो ये 1-1 से है। अब 2 वाले, इसके बाद वाले डायग्राम में देखेंगे। फर्स्ट ए में हमने देखा जो है पश्चिमी प्रदेश, शुष्क पश्चिमी प्रदेश 1 है। ठीक है, जोधपुर और बाड़मेर वाला इलाका। फिर देखा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, सेकंड है। इसमें आया गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला इलाका। फिर देखा हमने उच्च शुष्क व सेमी सिंचित प्रदेश, तो इसमें आ जाएगा जेसीबी, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ठीक है, शेखावटी का केवल एक, चूरू। वर्षा भी लिख लेना है यहाँ पर 10 से 35 सेंटीमीटर। वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा कितनी आ जाएगी, 10 से 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, देखो, और जैसलमेर। ठीक है, ये थर्ड ए में क्या आ जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 1-1 वाले सारे पूरे हो गए। 1A, 1B, 1C। अगले देखते हैं, हमारे 3 कृषि जलवायु प्रदेश पूरे हो गए। 1A में क्या था, जोधपुर और बाड़मेर था। 1B में क्या था, गंगानगर और हनुमानगढ़ था। जो 1C में क्या था, जेसीबी। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। अगले 2 और देखते हैं, सेकंड वाले। एक का नाम है अंतर्वर्ती शुष्क मैदान, अंतर्वर्ती शुष्क मैदान, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेकंड ए। ठीक है, 1 वाले तीनों हो गए, 1A, 1B, 1C। अब अगला देखेंगे सेकंड ए। इसमें 3 चीज़ें आएगी, झुंझुनू, सीकर और नागौर। ठीक है, ये तीनों किस में आ जाएंगे, अंतर्वर्ती शुष्क मैदान, सेकंड ए में। ठीक है, तो शेखावटी का एक, चूरू तो कहाँ पर आ गया था, थर्ड ए में। और बाकी के 2 जो सीकर और झुंझुनू बचे वो कहाँ पर आ जाएंगे, सेकंड ए में आ जाएंगे। ठीक है, वर्षा भी लिख लेना है यहाँ पर 30 से 50। ठीक है, बाकी मिट्टी वाले टॉपिक में मिट्टियाँ देख ही लेना कि कौन सी मिट्टी कौन सी रीजन में पाई जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, लूणी नदी प्रदेश, लूणी नदी प्रदेश, और इसको नाम दे दिया सेकंड बी। क्या नाम दे दिया इसको, सेकंड बी। ठीक है, सेकंड ए में तो हो गया शेखावटी का, चूरू छोड़कर सीकर, झुंझुनू और नागौर। सेकंड बी में जो आ जाएंगे लूणी नदी प्रदेश। वैसे इसका पूरा नाम तो है लूणी नदी संक्रांति प्रदेश, मतलब कि उसके अपोवा वाला एरिया। ठीक है, लूणी नदी के जो अपोवा वाला एरिया है वो जनरली इसमें कंसिडर किया जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या नाम दिया, सेकंड बी। अगर यहाँ भी वर्षा पूछ ले तो वर्षा वही आएगी 30 से 50 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी आ जाएगी, 30 से 50 सेंटीमीटर। और इसमें जो पार्ट आएंगे वो आएंगे जालोर, सिरोही, पाली। ठीक है, ये तीनों किस में आ जाएंगे, सेकंड बी में आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड ए में तो क्या आ गया, शेखावटी को जो चूरू है वो वाला इलाका छोड़ के उसमें क्या कर दो, नागौर शामिल कर दो। और सेकंड बी में आ जाएगा हमारे जालोर, सिरोही और पाली वाला क्षेत्र, ये आ जाएगा लूणी नदी प्रदेश में। तो सेकंड ए और सेकंड बी तो हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, 1A में क्या था, जोधपुर और बाड़मेर। 1B में क्या था, गंगानगर और हनुमानगढ़। और 1C में क्या था, जेसीबी। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला इलाका। सेकंड ए में हमने देखा, सेकंड ए में क्या था, शेखावटी वाला इलाका चूरू को छोड़कर उसमें नागौर शामिल कर लो। और जो सेकंड बी है इसमें क्या कर दो, जालोर, सिरोही और पाली। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड बी, लिखो। तो ये हमारा सेकंड ए में आ जाएगा, शेखावटी को छोड़कर नागौर शामिल कर लो चूरू की जगह।
और पाली, जालौर, सिरोही ये आ जाएगा लूनी वाले में, सेकंड ए और सेकंड बी। जो पहले वाला डायग्राम था उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। जो वन है, वन ए में तो क्या आ जाएगा, जोधपुर और पाली, जोधपुर और बाड़मेर, ये तो किस में आ जाएगा, वन ए में, ठीक है। गंगानगर और हनुमानगढ़ ये आ जाएगा वन बी में, वहाँ पर शायद सेकंड बी करवा दिया, ठीक है। तो ये तो वन ए, वन बी, और जो जेसीबी है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये किस में आ जाएगा, वन सी में आ जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 कृषि जलवायु प्रदेश हमारे पूरे हो गए। आगे के देखते हैं। दोनों आएंगे पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। दोनों कैसे आ जाएंगे, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पीछे का तो ये आएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। एक तो आ जाएगा अर्ध शुष्क और दूसरे का नाम है बाढ़ संभाव्य, बाढ़ संभाव्य, यानी कि जहाँ थोड़ी बाढ़ की संभावना है। जनरली कहाँ पर आएगी बाढ़ की संभावना, कहाँ पर रहेगी, जहाँ थोड़ा नदी वाला एरिया है, ठीक है। तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसको तो कह देंगे थर्ड ए और इसको कह देंगे थर्ड बी। तो जो थर्ड है इसमें क्या आएगा, जयपुर, हमारी राजधानी के आसपास वाला क्षेत्र, जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक, ठीक है। ये तो किस में आ जाएंगे, थर्ड ए में, ठीक है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दोनों में क्या आएगा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। एक में आ जाएगा अर्धशुष्क और नदियों वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या आ जाएगा, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जब हम चंबल नदी पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था, डांग बीहड़ क्षेत्र, ठीक है। तो जो वाला इलाका है वो किस में आ जाएगा, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। बेसिकली ABCD प्लस SM, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर और SM सवाई माधोपुर, ठीक है। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अगर दोनों की बात करूं तो दोनों में वर्षा आ जाएगी 50 से 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए, 7। पहले में ए में क्या आएगा, फर्स्ट ए में क्या आएगा, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है। सेकंड ए की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़। थर्ड ए की हम बात करें तो JCB, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। फिर उसके बाद सेकंड ए में क्या कहता, शेखावटी जो वाला इलाका है उसमें चूरू को छोड़कर क्या आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेकंड बी में लूनी नदी वाला क्षेत्र, जो जालौर, सिरोही और पाली वाला क्षेत्र। उसके बाद देखा हमने थर्ड ए, दोनों में बेसिकली थर्ड ए और थर्ड बी में पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। थर्ड ए में आ जाएगा अर्धशुष्क, जो जयपुर की राजधानी, जयपुर हमारी राजधानी है उसके सराउंडिंग वाला एरिया, जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक। इसके बाद बाढ़ संभाव्य, जहाँ पर नदियों वाला इलाका है, बाढ़ संभाव्य चंबल नदी का जो उपवास क्षेत्र है, बेसिकली ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ठीक है। लिखो, ठीक है। तो 7 हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र पूरे हो गए, 3 और बचे। थर्ड ए में तो क्या था, राजधानी के आसपास वाला इलाका, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक। और थर्ड बी में क्या था, ABCD सवाई माधोपुर, ठीक है। अब बात करेंगे कौन कौन सा क्षेत्र बचा हमारे पास, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो उप आर्द्र दक्षिणी प्रदेश, आर्द्र दक्षिणी प्रदेश, और अगले का नाम है दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश।
या दक्षिणी पूर्वी आर्द्र प्रदेश कह दो, ठीक है। तो हमारे पास हमने सब देख लिया, उत्तर देख लिया, वेस्ट देख लिया, ठीक है। अब कौन कौन सा पार्ट बचा, केवल साउथ वाला और साउथ ईस्ट वाला पार्ट बचा, ठीक है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी वाला भाग बचा। तो दक्षिणी में भी दो पार्ट आएंगे, एक तो आएगा उप आर्द्र, यानी कि जहाँ थोड़ा जल पानी वानी की कमी है, थोड़ा उप आर्द्र टाइप का है। आर्द्र जो मेनली अपने वागड़ प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो हमारा हाड़ौती वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो उप आर्द्र दक्षिणी प्रदेश, इसको क्या नाम देंगे, फोर्थ ए, ठीक है। फोर्थ ए चलेगा, इसको दे दिया फोर्थ बी, और ये आ गया हमारे 5th नंबर, ठीक है। ये कौन सा आ गया हमारे 5th नंबर। तो 10 प्रदेश हो गए, 1A 1B 1C, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी और 5th, ठीक है। तो उप आर्द्र दक्षिणी प्रदेश, इसमें आ जाएगा हमारे पास राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला पोर्शन, ठीक है। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, RBC, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, RBC, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। वर्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश होगी 50 से 90 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होगी, 50 से 90 सेंटीमीटर। RBC, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। क्या नाम दिया इसको हमने, फोर्थ है, ठीक है। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, ठीक है, दक्षिणी प्रदेश। फिर आ गया हमारे पास सेकंड बी, आर्द्र प्रदेश, मेनली वागड़ वाला इलाका, ठीक है। मेनली कौन सा इलाका आएगा इसमें, वागड़ वाला इलाका। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे इसमें, उदयपुर और वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब आर्द्र आ गया, तो आर्द्र आते ही वर्षा की मात्रा क्या आ जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। वर्षा कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 50 से लेकर 110 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा कितनी आ जाएगी, 50 से लेकर 110 सेंटीमीटर। तो दो देखे अभी तक हमने, फोर्थ है। मेनली हमारे पास क्या पार्ट बचा है, हमें साउथ वाला और साउथ ईस्ट वाला। तो साउथ वाले में दो पार्ट है, एक तो उपाद्र वाला, एक आर्द्र वाला। उपाद्र में तो क्या आ जाएगा, RBC, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और जो बाकी में बचा वागड़ और उदयपुर आ जाएगा आर्द्र वाले में, फोर्थ बी में। अब बचा हमारे पास आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, जिसमें मेनली क्या आ जाएगा, हाड़ौती वाला इलाका, ठीक है। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इसमें, हाड़ौती क्षेत्र। वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा आ जाएगी 65 से लेकर 110 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, तो कौन सी आएगी, काली मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी आ जाएगी, काली मिट्टी आ जाएगी। अगर इधर बात करें वागड़ की, तो हमने पढ़ा था पर्वतीय मिट्टी या लाल मिट्टी। माही का जो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, बाप प्रदेश पढ़ा था, जहाँ पर मक्का और चावल, माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा चावल की किस्में पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हाड़ौती वाला इलाका, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये किसमें आ जाएगा, हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। तो हमारे 10 कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पहला कौन सा पढ़ा, 1A। 1A में क्या आया था हमारे पास, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने सेकंड ए। सेकंड ए में सबसे ऊपर चले जाओ, जो संचित वाला एरिया है, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद थर्ड सी वाला पढ़ा, वापस से पश्चिमी क्षेत्र, केवल एक शेखावटी का चूरू आ जाएगा, तो JCB, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आ जाएगा। उसके बाद पढ़ा हमने सेकंड ए। सेकंड ए में 2 शेखावटी वाले आ जाएंगे, चूरू को छोड़कर उसकी जगह क्या आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने सेकंड बी। सेकंड बी में जो लूनी वाला है, जालोर, सिरोही और पाली वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद पूर्व में चलो, तो पूर्व में आ जाएंगे दोनों पूर्वी मैदानी क्षेत्र। एक में तो आ जाएगा अर्धशुष्क क्षेत्र, जिसमें हमारा जयपुर का सराउंडिंग वाला एरिया आएगा, जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक वाला क्षेत्र। दूसरा आ जाएगा बाढ़ से संभाव्य क्षेत्र, जो मेनली चंबल के आसपास वाला इलाका है, ठीक है, ABCD और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र। फिर ये हो गया हमारे पास थर्ड वाला। फिर आ जाओ साउथ में, तो फोर्थ ए और फोर्थ बी। एक तो आ जाएगा उपाद्र, फोर्थ ए, और आद्र आ जाएगा फोर्थ बी। फोर्थ बी में आ जाएगा वागड़ प्लस उदयपुर, और फोर्थ ए में आ जाएगा RBC। उसके बाद बचा फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ क्या बचा, हाड़ौती वाला क्षेत्र, ठीक है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज कृषि जलवायु प्रदेश। बाकी का टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।